ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को महिला रेसलिंग के फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई हैं, ये उनकी किस्मत है या उनके साथ राजनीति की गई है, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया। विनेश फोगाट 50 किलो वर्ग की महिला पहलवान है, यानी जब वो कुश्ती लड़ने के लिए जाएंगी तो उनका वजन 50 किलो या उससे कम होना चाहिए। यदि उससे ज्यादा होता है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फाइनल से पहले यही हुआ, वजन नापा गया, उनका वजन निकला 50 किलो 100 ग्राम। इस अतिरिक्त 100 ग्राम की वजह से विनेश फोगाट को ओलंपिक फाइनल गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। डिस्क्वालीफाई करने का मतलब है बेइज्जत करके बाहर निकाल देना। जो आपकी पिछली अचीवमेंट थी, अब वो भी अचीवमेंट आपको नहीं दी जाएंगी। कुल मिला के विनेश फोगाट का जो सिल्वर मेडल मिलना था, शायद अब वो भी नहीं मिलेगा। तो गोल्ड भी हाथ से गया, सिल्वर भी हाथ से गया। तो जो महिला पहलवान ओलंपिक के इतिहास में पहली बार कोई महिला पहलवान भारत के लिए गोल्ड लेके आने वाली थी, मान लो अगर फाइनल में हार जाती तो कम से कम भारत में सिल्वर तो आता। अब तो सिल्वर भी गया और गोल्ड भी गया। अब यहाँ पे कई सारे प्रश्न हैं और सही बताऊं तो अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है। आक्रोश इस सिस्टम को लेकर, आक्रोश इस घटिया राजनीति को लेकर, आक्रोश उन पदाधिकारियों को लेकर कि जिनको हम अपने टैक्स के पैसे से, अपने पसीने की कमाई से इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर एसी के कमरों में बैठाते हैं, सिर्फ इसलिए कि जब हमारा खिलाड़ी बाहर जाए प्रदर्शन करने के लिए तो देश का नाम रोशन कर पाए। पर ऐसा लगता है कि इन अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देश का नाम रोशन हो रहा है या मिट्टी में मिल रहा है। बड़ी बड़ी डींगे मारी जाती हैं देश में कि विदेश में हमारा डंका बज रहा है। हमारा डंका ऐसा बज रहा है कि दो देश लड़ रहे थे, हमने वॉर रुकवा दी। अगर डंका बज ही रहा होता तो हमारा प्रभाव इतना होता कि 100 ग्राम बड़ा है, दबाव डाल के चीजों को रफा दफा किया जा सकता था। इतनी बड़ी धांधली दुनिया भर में हो गई। वहां ओलंपिक समिति जायज है, लेकिन 100 ग्राम वजन बढ़ गया, वहां ओलंपिक समिति ने हमारे खिलाड़ी को बाहर कर दिया। बाहर नहीं किया है, उससे गोल्ड भी छीन लिया, सिल्वर भी छीन लिया। अरे गोल्ड और सिल्वर साइड में रखो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी कितनी बेइज्जती है। ये 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती है। क्या लगता है कि इस बेइज्जती का जिम्मेदार किसको मानना चाहिए? सबसे पहले मैं इस बेइज्जती का जिम्मेदार मानूंगा भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष को, और मैं उनसे पूछूंगा कि गांजा फूंक के बैठते हो, कौन सा सस्ता नशा करते हो, एक एक मेडल के लाले पड़ रहे हैं भारत में। तुम्हें मालूम है कि जब हमारा खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत सकता है तो उसके लिए कितनी सावधानियां बरती जानी चाहिए। या फिर हमारा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष ये मान चुका था कि ये जो पहलवान है जो धरने पर बैठा करती थी, इसको सब सुविधाएं बंद कर दो, इसकी क्षमता नहीं कि गोल्ड मेडल ला पाएगी। शायद इसके दिमाग में यही चल रहा होगा। जब कोई पहलवान पहलवानी करता है तो उसकी डाइट पर विशेष ध्यान दिया जाता है और उसके लिए एक विशेष टीम बनाई जाती है, कोच दिया जाता है। खासकर जब वो पहलवान 53 किलो वर्ग का हो और वो निर्णय ले ले कि मुझे 50 किलो वर्ग में पहलवानी करनी है, जैसे कि विनेश फोगाट पहले 53 किलो वर्ग के लिए लड़ती थी, फिर अचानक से निर्णय लिया कि हमें 50 किलो वर्ग में लड़ना है। तो डाइट कितना ध्यान रखना चाहिए। और खासकर तब जब आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल, भारत के इतिहास में पहली बार कोई भारतीय महिला गोल्ड मेडल लेके आती, तो किसकी वजह से गोल्ड मेडल रह गया? उस कोच की वजह से। उसको कोच नहीं बोलूंगा मैं, उसको बोलूंगा नमक हराम। उस टीम की वजह से जो विनेश फोगाट का ध्यान रख रही थी, वो टीम नहीं बोलूंगा मैं, उसको बोलूंगा नमक हराम टीम। वो हरामखोर हैं, देशद्रोही हैं, उनके ऊपर देशद्रोही का केस दर्ज होना चाहिए कि जब भारत की जनता से जो टैक्स जाता है, उससे तुमको जो सुविधाएं मिल रही हैं इसी उद्देश्य से कि भारत का नाम वैश्विक मंच पर ऊंचा हो सके, उजागर हो सके, इसके लिए ये पूरा खेल खेला जा रहा है। करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, कोच बनाए जा रहे हैं, टीम बनाई जा रही है, और जब उम्मीद थी कि गोल्ड मिलेगा तो 100 ग्राम अधिक होने की वजह से हम बाहर हो गए। साले गांजा फूक के बैठे थे तुम लोग, सस्ता नशा कर रहे हो क्या तुम लोग? मैं तो सरकार से अपील करूंगा कि इन हरामखोरों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। उस जाट की बेटी ने दर्द में भी क्या सेमीफाइनल खेला,
और ऐसा लग रहा था कि अब तो गोल्ड अपना है। और इन नमक हरामों की वजह से, इन मक्कारों की वजह से आज देश को पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती झेलनी पड़ी। सब हंस रहे होंगे कि साले क्या भांग पी के आए थे कि तराजू नहीं लेके आ पाए, वजन नहीं नाप पाए। इतना अरबों खरबों पैसा जा रहा है, इन हरामखोरों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, साले बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, इन्हें देश से लेना देना है, चाहे देश में गोल्ड आए चाहे ना आए। इन हरामखोरों की बड़ी बड़ी कोठियां बन रही है, क्या फर्क पड़ता है इनको। तो पहला मैं इल्जाम लगा रहा हूं ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पर, देशद्रोही का मुकदमा हो इसके ऊपर, और उस कोच के ऊपर जो विनेश फोगाट को निगरानी में रखे हुए था, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो, और जांच बैठाई जाए प्रॉपर कि जब तेरे को भेजा इसीलिए था तो क्यों 100 ग्राम वजन बढ़ गया। जब तेरे को मालूम है कि पहलवान 53 किलो वर्ग की थी, तो 50 किलो वर्ग की पहलवान अगर वो कन्वर्ट हो रही है तो डाइट का कितना कॉन्शियस में ध्यान होना चाहिए था। दूसरा आरोप मैं उन नेताओं, उन भ्रष्ट नेताओं को देना चाहता हूं जो अपने चाटुकारों को बड़े बड़े स्पोर्ट की अथॉरिटी में बैठाते हैं। इस देश का दुर्भाग्य देखो, साले जिनको खेलना नहीं आता वो बड़ी बड़ी अथॉरिटी में जाकर चीफ बन रहे हैं। सालों को बल्ला पकड़ना नहीं आता लेकिन सचिव बन रहे हैं। किसी भी राजनेता का लड़का देख लो, अभी बीज अंकुरित नहीं हुआ उनका, अंडे से निकले नहीं है बाहर, लेकिन जाकर वो किसी अथॉरिटी के मालिक बन रहे हैं। अनुभव क्या है? शून्य है। तो जब अनुभव शून्य होगा तो परिणाम भी यही निकलेगा ना। ऐसी क्या हमारी लाचारी है कि इन भ्रष्ट नेताओं के लड़कों को हमें इन ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाने की जरूरत पड़ रही है? क्या देश में योग्य लोग नहीं रहे हैं? अरे भाई, स्पोर्ट का काम है तो स्पोर्ट वाले को बैठाओ ना। साले ऐसे मतलबी नेता है इस देश में कि अगर कोई खिलाड़ी मेडल जीत के आएगा तो दांत 32 निकाल के फोटो खिंचवाएंगे साथ में, और जब वो खिलाड़ी मुसीबत में होगा तो एक तरफ देखेंगे भी नहीं कि मुसीबत में है। जब वो खिलाड़ी ओलंपिक के लिए मेहनत करता है तो उसको डाइट चाहिए होती है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है, उसको सुविधाएं चाहिए होती, तब इन लोगों के चेहरे दिखाई नहीं देंगे किसी के। और देश का दुर्भाग्य है कि जो स्पोर्ट को समझते नहीं है वो स्पोर्ट की अथॉरिटी में बैठे हुए हैं और बेशर्मों की तरह आके बयान दे देंगे कि हम बड़े शर्मिंदा हैं, बड़ा दुख हो रहा है। दुख नहीं हो रहा है तो मैं तो जूतों से मारना चाहिए, जूतों से मारना चाहिए, और तब तक मारना चाहिए जब तक चांद पे एक भी बाल ना रहे। 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा और शायद भविष्य में यह मौका दोबारा ना मिले कि भारत महिला पहलवानी में गोल्ड मेडल जीते। आज देश की ऐसी हालत हो गई है कि अगर किसी परीक्षा का भी एग्जाम देना हो तो पहले एग्जाम दो, फिर धरने पे बैठो, फिर एग्जाम दो, फिर कोर्ट जाओ। अरे जिस देश में युवाओं की कदर नहीं है, बस कोई युवा कुछ कर ले, बेशर्मों की तरह आकर 32 दार बाहर निकाल के फोटो खिंचवा लो कि देखो हमने इस युवा के लिए किया है। झूठ की राजनीति, झूठ का चरित्र बनाने में लगे हुए हो और अंदर से दीमक की तरह चाट रहे हो इस देश को। हर चीज में असफलता देखने को मिल रही है और मैं सभी राजनेताओं के लिए बोल रहा हूं, चाहे वो पक्ष में बैठा हो चाहे विपक्ष में बैठा हो, किसी भी पद पर हो, सब नैतिक रूप से भ्रष्ट हो, क्योंकि नीचे दलाल लगे हुए हैं। पदों पर दलालों को बैठाया जा रहा है, मंत्रियों के लड़कों को बैठाया जा रहा है, मंत्रियों के लड़कियों को। साला 100 ग्राम अगर वजन बढ़ रहा है तो डिस्क्वालीफाई हो रहा है, तो इन लोगों के देखो अदरक हो रहे हैं मंत्रियों के लड़के। ऐसा लग रहा है पता नहीं कहां से फट जाएंगे ये लोग, उन्हें स्पोर्ट अथॉरिटी में बैठाया जा रहा है। मेरे को लगता है इस देश में न्यायपालिका का काम न्यायपालिका को करना चाहिए, पॉलिटिशियन काम पॉलिटिशियन करना चाहिए और स्पोर्ट वालों को स्पोर्ट का काम करना चाहिए। देश का दुर्भाग्य ये है कि अदरक जैसे दिखने वाले मंत्रियों के लड़के स्पोर्ट अथॉरिटी में जाके बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं, और जिन्हें बड़े बड़े पदों पर होना चाहिए स्पोर्ट के प्लेयर्स को, वो रिटायर होने के बाद साले पान मसाला बेच रहे हैं। जीवन यापन करने के लिए उन्हें पान मसाला बेचना चाहिए। हकीकत यह है कि अगर उस मंत्री के लड़के को देखा जाए तो उसकी योग्यता शून्य है, उसे पान मसाला बेच के भी पैसा ना मिले, तो जो पान मसाला बेचने लायक नहीं है उसको हम स्पोर्ट अथॉरिटी में अगर बैठा रहे हैं। और भारत के जितने भी मंत्री हैं उनके लड़के देख लो, कहीं ना कहीं सेट हैं, और हमारे लड़के कांवड़ यात्रा ढो रहे हैं, कांवड़ यात्रा में गाड़ियां तोड़ रहे हैं, हमारे ऊपर एफआईआर हो रही हैं। पहले कांवड़ यात्रा में फंसे रहो, फिर एफआईआर हो जाए, फिर जेल में डले रहो, बाहर निकलो तो रोजगार लायक नहीं रहोगे, फिर मजदूरी करो, मजदूरी करोगे तो गरीबी होगी, गरीबी होगी तो भगवान की याद आएगी, फिर कांवड़ यात्रा लेने जाओ, फिर गाड़ी तोड़ो, फिर जेल में जाओ, फिर जेल गरीबी में रहो। तब तक जो
नेताओं के लड़के हैं वो बड़ी बड़ी अथॉरिटियों में बैठेंगे, अथॉरिटियों में बैठ के सुविधाएं बिल्कुल नहीं देंगे, ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे। परिणाम ये होगा हमारे यहां से आने वाला गोल्ड निकल जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती 140 करोड़ लोगों की हुई है। ये पहलवान धरने पे बैठे थे, ये बोल रहे थे कि गड़बड़ है, हमें वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, अंदर अयोग्य लोग बैठे हुए हैं, अंदर बलात्कारी बैठे हुए हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। पर हमारे मुखिया के कान में जू तक नहीं रहेगी। राजनीति पहली प्राथमिकता है। यह भी हो सकता है कि शायद राजनीति के चलते, क्योंकि देश तो किसी को प्यारा नहीं है, कंफर्म है। जवानों के नाम पर वोट मांग लो, जवानों की कोई परवाह नहीं। किसान के नाम पर वोट मांग लो, किसान की कोई परवाह नहीं। माताओं बहनों के नाम पे वोट मांग लो, माताओं बहनों की कोई परवाह नहीं। युवाओं के नाम पर वोट मांग लो, युवाओं की कोई परवाह नहीं। एक बार वोट दे दो, फिर युवा उनसे रोजगार लेने जाए तो जो पीठ पे लाठियां पड़ती हैं कि अम्मा कक्का सब याद आते हैं। तो देश के नाम पे वोट मांग लो, देश की कोई परवाह नहीं। तो अगर इसकी छानबीन की जाए तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि इसमें अच्छे स्तर की राजनीति हुई है। वो ओलंपिक समिति जब सेमीफाइनल हुआ था तब भी तो वजन मापा होगा ना उसने, कि केवल फाइनल पे ही आके मापते हो? तो क्या रात भर में 100 ग्राम बढ़ गया? वो अगर बढ़ गया तो फिर बढ़ाया गया है धीरे धीरे करके वजन। मान लो कि ओलंपिक एंट्री में वजन तुलता है, तो जब लगा कि ये पहलवान जीत रही है लगातार तो भाई इसका वजन बढ़ाया जाए। तो उन नमक हरामों ने, उन हरामखोरों ने विनेश फोगाट का वजन जानबूझ के बढ़ाया है। इस पे कार्रवाई हो, सीबीआई और ईडी लगे। सीबीआई ईडी दारू की बोतलें ढूंढती घूम रही है, उसको ऐसी जगह काम करना चाहिए जहां देश की बेइज्जती हुई है। अगर अभी भी भारत का कोई नेता इसमें देश की बेइज्जती नहीं देख रहा है तो समझ जाना कि वो देशभक्त तो नहीं है, फिर वो बहरूपिया है। इससे बड़ी देश की बेइज्जती नहीं हो सकती अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। सब लोग हंस रहे होंगे कि इन हरामखोरों को ये नहीं मालूम चला कि 100 ग्राम वजन बढ़ रहा है। जब नशेड़ियों को अथॉरिटी में बैठाया जाएगा तो यही होगा। इसीलिए आप युवाओं से कह रहा हूं, जागो, इन नशेड़ियों की कॉलर पकड़ के पूछो ऐसे कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है इसका? जब तेरे को चुन के भेजा है तो वहां गुइयां छिल रहे थे क्या? अब वो कंडीशन नहीं है कि भारत के राजनेताओं की इज्जत की जाए, क्योंकि ये हैं भेड़िए। जब ये मंच पर आकर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए मरे जा रहे हैं, कितना मीठा बोलते हैं, अंदर से ये हमें खत्म कर रहे हैं। आज कंडीशन देखो, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, धर्म जाति आपस में लड़ने लगे हैं, आधारभूत संरचनाएं, पुल टूट रहा है, ट्रेनें टकरा रही हैं, सड़कें धर रही हैं, रेलवे स्टेशन की दीवारें गिर रही हैं, एयरपोर्ट टूट रहे हैं, और धर्म बचाने वाले धर्म भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो संसद से लेकर मंदिर तक सब टपक रहा है। भाई किसी को तो भी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी से इतना कहूंगा कि आपने ट्वीट किया है कि कोई बात नहीं है, ट्वीट करने से सिर्फ मैसेज गया है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? क्या आप भी इसके लिए जिम्मेदार हो? और मुझे लग रहा है कि आपको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आपको देश के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए कि बेटा आप धरने पर बैठे थे और बता रहे थे कि अंदर बहुत कमियां हैं, जो स्टाफ चुना जाता है वो स्टाफ नेताओं का चाटुकार होता है, वो हम पर ध्यान नहीं देता है, और अगर ये स्टाफ नहीं बदला गया तो भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और वो हो गया। प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने दिए गए पर आपने नहीं ध्यान दिया, उसका परिणाम ये है कि आज हमारे यहां से गोल्ड गया है। तो प्रधानमंत्री जी थोड़ी बहुत उत्तरदायित्व अब आपको भी लेना पड़ेगा, आपको ये स्वीकारना पड़ेगा कि इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। अगर उस समय आप कठोर निर्णय ले लेते राजनीति से परे जाकर तो शायद भारत के पास गोल्ड मेडल आता। मीठा मीठा घप घप कड़वा कड़वा थू थू, ये भी राजनीति बंद कर दो कि कोई गोल्ड मेडल लेके आएगा हम उसके लिए ट्वीट कर देंगे, और अगर कोई धरने पर बैठेगा तो हम उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। धरने पर जो बैठी थी ये लड़की, यही भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आ रही थी। अगर उस समय उसकी आवाज सुन ली जाती तो शायद आज हमारे देश में गोल्ड मेडल होता और इतिहास लिख गया होता, और प्रधानमंत्री जी आपका भी शौक पूरा होता, आप भी फोटो खिंचा रहे होते। नैतिकता के आधार पर अब आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मुझसे गलती हुई है,
मैं वोट की राजनीति में उसके लालच में आ गया और मैंने कार्रवाई नहीं होने दी। या तो फिर आपको ये जानकारी थी नहीं कि वो संसद के बाहर, प्रधानमंत्री आवास के बाहर वो लोग धरने पर बैठे थे और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, घसीटे जा रहे थे वो रोडों पर। शायद ये आपको जानकारी नहीं थी। अगर थी तो फिर आपने निर्णय नहीं लिया। आप देश के मुखिया हो। अगर देश में युवाओं के लिए सुविधाएं हैं तो मैं मानता हूं कि युवा ज्यादा कुशल नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि जैसा श्रीलंका में और बांग्लादेश में हो रहा है वैसा भारत में नहीं होगा, कुछ चाटुकार ये कह रहे हैं। शायद वो नहीं जानते हैं कि इस वैश्विक दौर में अगर एक बीमारी पड़ोसी को लगती, दूसरी अपने आप लगेगी हमको। क्या कोरोना किसी ने रोक लिया? वही मूर्ख जो ये कह रहा है कि बांग्लादेश का प्रभाव भारत पर नहीं होगा, ऐसे ही मूर्ख कह रहे थे कि कोरोना भारत में नहीं आएगा, और जब आ गया तो फेफड़े बाहर आ गए, फिर पूरे देश को अस्त व्यस्त करना पड़ा और हम संभाल नहीं पाए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आग्रह है, जिस लिए आपको चुनकर लाए थे हम लोग, अभी तक वैसा एक्शन देखने को नहीं मिला। इस छद्म राजनीति से बाहर निकलिए। आप जो हैं वो काम कीजिए। धर्म का काम धर्म को करने दीजिए, राजनीति का काम राजनीति को, स्पोर्ट का काम स्पोर्ट को। अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है, संसद सत्र चल रहा है, छोटा सा विधेयक पारित होगा एक, जिसमें स्पष्ट लिखा होगा कि भारत की सभी स्पोर्ट अथॉरिटी में जितने भी ऊंचे पद पर अयोग्य लोग बैठे हैं उनको वहां से निरस्त किया जाएगा। अगर उस बैठे हुए पद में व्यक्ति को लगता है कि मैं योग्य हूं, तो उसको लाइव पूरी जनता के सामने ऑडिशन देना पड़ेगा कि मैं इसके लिए योग्य हूं, फिर जनता डिसाइड करेगी कि वो योग्य है या नहीं। 140 करोड़ लोगों ने आज बेइज्जती झेली है, किसी अयोग्य व्यक्ति की वजह से हम बेइज्जती झेलें, ये बर्दाश्त नहीं होगा। योग्य पद पर योग्य व्यक्ति अगर नहीं होगा, देश दिमक की तरह खत्म हो जाएगा। और ये हो सकता है कि शायद योग्यता जांचने वाले में ही योग्यता नहीं है, इसलिए शायद योग्यता की परख नहीं हो पा रही है। तो फिर हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक सब अयोग्य हैं, सिर्फ बातें हैं, करने के लिए कुछ नहीं। अगर है तो सच में एक्शन लीजिए। फोगाट जी, आपने बहुत खेला, अच्छा, पूरे भारत को आप पे गर्व है। आप आइए, आपका स्वागत, बंधन, अभिनंदन है। निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि अगली बार गोल्ड आप ही लेके आएंगे, और गोल्ड जरूर आएगा। जय हिंद, जय भारत।